हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। आज मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर में जो पेपर हुआ था 2011 में, उसका पूरा 30 प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित। मैं उनको पूरा बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न 1 हो जाएगा, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रासिक लवण, हाइड्रोफिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइग्रोफिक लवण। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। अच्छा, ये जो है हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि वह यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न 2 हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है कोड संरक्षण, स्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपस्थानीय संरक्षण। अपस्थानीय संरक्षण अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति किया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो उत्तर हो जाएगा, बताइए, उत्तर हो जाएगा आलिव रिडले। उत्तर हो जाएगा आलिव रिडले। अच्छा, आलिव रिडले, इसमें बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ओलिव रिडले प्रजाति की है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा वाहनों से निकली गैसें। वाहनों से निकली गैसें। उत्तर हो जाएगा वाहनों से निकली गैसें। उसके बाद बात करें इसमें तो विश्व उष्मायन के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी है। ये गैसें वाहनों के इंजन के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमन, बॉक्साइट, मेटालाइट या फिर अयस्क। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा अयस्क। उत्तर हो जाएगा अयस्क। अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो बताइए कौन सा इसमें उत्तर सही हो जाएगा? सब लोग इसका उत्तर जानते होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा नंबर हो जाएगा सही इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करें पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो भूकंप मापा जाता है तो बोफोर्ड में, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। इसका उत्तर भी सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये डीएलएड में भी था, तो डीएलएड वाले सभी लोग जानते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप, डी नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने में। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है?
तो हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा इसका, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना महासागरों में जल वृद्धि का कारण है। वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जो जल होता है उसका स्तर बढ़ने लगता है। अच्छा, इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो हो जाएगा वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है तो कौन सी है? एच, यहाँ पर H2S हो जाएगा, H2S ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन थोड़ी टाइपिंग की गड़बड़ी की वजह से मैं लिख नहीं पाया था। उसके बाद इसी तरह लिखा जाएगा SO2 भी ऐसे ही लिखा जाएगा, SO2 ऐसे रहेगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप। तो H2S या फिर FS6 या फिर SO2 बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चौथा उत्तर हो जाएगा SO2। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है, वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। उसके बाद बात करें अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न हो जाएगा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो उत्तर हो जाएगा वृक्षों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण अर्थात वृक्ष लगाकर कम किया जा सकता है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इससे वृक्षारोपण के द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून, या फिर 5 सितंबर? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सब लोग जानते होंगे, 5 जून को। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, या फिर चुंबक मंडल? तो उत्तर हो जाएगा ओजोन स्तर। कौन सा उत्तर हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा ओजोन स्तर। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर पक्षियों एवं पौधों को? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पहला हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। फ्लोरा और फना, जो फौना होते हैं, इसमें कहीं कहीं फ्लोरा फौना भी लिखा होता है और फ्लोरा फना भी लिखा होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फ्लोरा और फौना पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो पारिस्थितिक की तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल, या फिर मृदा? उत्तर हो जाएगा तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, कौन जीवी कारक नहीं है? कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, या फिर प्रस्तर? उत्तर हो जाएगा प्रस्तर। उत्तर हो जाएगा प्रस्तर। जो प्रस्तर है एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, या फिर प्रकाश मंडल में? उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर, या फिर ओमनिव्योर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर हो जाएगा स्कैवेंजर। इसका उत्तर हो जाएगा स्कैवेंजर। तीसरा नंबर उत्तर सही हो जाएगा। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, या फिर नाइल्ड नेचुरल गैस, या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। उत्तर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या, पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो हो जाएगा तीसरा नंबर वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं बनी रहती तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है, और यही वैश्विक ऊष्मान, ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी में कहते हैं, समस्या पैदा करती है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग है 3/4, 1/2, 1/4, या फिर 2/3। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा 3/4। पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का। उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का उत्तर हो जाएगा उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या फिर उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। धुआं एवं कुहासा वाहनों से निकलने वाली गैसें तथा जलती हुई लकड़ी या तारकोल के जलने से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किस चीज़ के प्रयोग को रोकता है? कागज के थैलों के प्रयोग को रोकता है, प्लास्टिक के थैले, या फिर नायलॉन, या फिर चमड़े। उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोका जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है लगभग? उत्तर हो जाएगा 21%। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें लगभग नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन हो जाएगी करीबन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगभग 0.03%, और शेष में अन्य गैसें हैं। शेष में लगभग 0.97% में अन्य गैसें शामिल हैं। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की तो परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, या फिर ये सभी। उत्तर हो जाएगा केल्विन। परम तापक्रम पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम ताप T से सूचित किया जाता है। अब प्रश्न 26 की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या फिर वारसों द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा। कौन से? सभी हरे पौधों द्वारा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान में, डेसिबल में, या फिर डेसिमल में। उत्तर हो जाएगा डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता के ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है।
उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में ये थोड़ा प्रश्न बड़ा हो गया था। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWE, WHO, पेटा या फिर यूएन? उत्तर हो जाएगा यूएन। चौथा उत्तर हो जाएगा यूएन। अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। और हु की बात करें तो WHO की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे विश्व में करती है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ये सभी? उत्तर हो जाएगा जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। उसके बाद इस वीडियो के अंतिम और लास्ट प्रश्न की बात करें तो हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कपड़ा, कागज, धातु या फिर प्लास्टिक? उसके उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं यूपी टेट के सभी जब तक जितने भी पेपर अब तक हुए हैं सभी पेपर को लेकर वीडियो बनाता रहूँगा इसी तरह, जैसे कि आज पर्यावरण का बनाया है। और पर्यावरण से जुड़े जितने भी पेपर अब तक हुए हैं सभी को मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा। तो बस आपका सहयोग चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।